Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of the running chapter, chapter number 2, the end of bipolarity. Your first topic is consequences of disintegration. Consequences means result. क्या परिणाम निकले डिसइंटीग्रेशन के. सेकंड, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट regime. So let us start our first topic, consequences of disintegration. The collapse of the Second World of Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics. जो विघटन हुआ था सोवियत यूनियन का और सोशलिस्ट सिस्टम का पूर्वी यूरोप में, इसके जो प्रभाव थे वो काफ़ी प्रभावशाली परिणाम निकले इसके. लेट्स नोट हेयर 3 ब्रॉड काइंड्स ऑफ एंड्योरिंग चेंजेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इट. इसके 3 बड़े रिजल्ट परिणाम निकले. ईच ऑफ दीज हैड अ नंबर ऑफ इफेक्ट दैट वी कांट लिस्ट हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मीन्ट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन. फर्स्ट परिणाम क्या था, जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया था. कन्फ्रंटेशन जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए थे. द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, जो झगड़ा चल रहा था एक विचारों का, ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम, वॉज नॉट एन इशू एनी मोर. पहले ये इशू चल रहा था, मुद्दा था कि क्या पूंजीवाद साम्यवाद को बीट कर पाएगा, हरा पाएगा. तो इस तरीके से अब ये इशू नहीं रहा था. सिंस दिस डिस्प्यूट हैड इंगेज्ड द मिलिट्री ऑफ द टू ब्लॉक्स. इसी डिस्प्यूट से क्या हुआ था, जो 2 ब्लॉक्स थे आपस में उलझ गए थे मिलिट्री बेस के रूप में. हैड ट्रिगर्ड ए मैसिव आर्म्स रेस. इसी कारण दोनों बीच में हथियारों की रेस स्टार्ट हो गई थी. एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इकट्ठा, परमाणु हथियार इकट्ठा करने की एक होड़ लग गई थी. एंड हैड लेड टू द एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री ब्लॉक, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों ने अपने अपने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए थे. एक ने नाटो और एक ने वर्सा पैक्ट बना दिया था. द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड ऑफ दिस आर्म रेस एंड पॉसिबल न्यू पीस. अब जब ये कन्फ्रंटेशन का अंत हुआ, ये डिस्प्यूट का अंत हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो हथियारों की रेस थी वो भी ख़त्म हो गई, और साथ में एक संभावना बन गई कि अब वर्ल्ड में शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी. सेकंड, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड. जो पावर के बारे में जो विचारधारा थी वो बदल गई अब. देयरफॉर द रिलेटिव न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो चेंज्ड. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली 2 पॉसिबिलिटी. जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ, उससे 2 संभावनाएं रह गई थी. इधर द रिमेनिंग सुपर पावर्स वुड डोमिनेट, जो बची हुई पावर है वो डोमिनेट करेगी वर्ल्ड को, एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम, और एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा. मतलब एक ही पावर की एग्जिस्टेंस आएगा वर्ल्ड के अंदर, और डिफरेंट कंट्रीज़ और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ कुड बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम. या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं वो मेन रोल प्ले करेंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. देयर बाय, इसके अतिरिक्त ब्रिंगिंग इन ए मल्टीपोलर सिस्टम, या कई पावर्स आ जाएंगी वेयर नो वन पावर कुड डोमिनेट, जहाँ पे किसी एक पावर का डोमिनेंस नहीं होगा. सीधी सी बात, अगर एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर दे दी जाए तो वो तानाशाह बन जाता है, और अगर कई लोग ऐसे इस फॉर्म में रहेंगे तो डोमिनेंस ख़त्म हो जाता है. एज इट टर्न आउट द US बिकेम द सोल सुपर पावर. हुआ भी ऐसा ही, जो US था वो वर्ल्ड की पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, एंड बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ US. इससे क्या हुआ, उसकी जो प्रेस्टीज थी और ज़्यादा बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, रिस्पेक्ट बढ़ गई. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली. अब क्या हो गया, वर्ल्ड में सिर्फ एक सिस्टम बन गया था, आर्थिक सिस्टम. वो क्या था, कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद सिस्टम, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट. एंड इंस्टीट्यूशंस, जो 2 बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, एक वर्ल्ड बैंक और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, बिकेम पावरफुल एडवाइजर. ये दोनों सलाहकार बन गए टू ऑल दीज कंट्रीज सिंस दे गेव दैम लोन फॉर देयर ट्रांजिशन इन चेंज टू कैपिटलिज्म.
अब ये जो दो इंस्टीट्यूशंस थे ये बड़े बड़े सलाहकार बन गए, अमेरिका के तो एडवाइज़र थे ये, साथ में इन्होंने लोन प्रोवाइड करवाए। किन को? इन्होंने लोन प्रोवाइड किए उन देशों को जहाँ पे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। Politically, the notion of liberal democracy engaged as the best way to organize political life। विचार ये था कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये एक सबसे शानदार तरीका है एक राजनीति को प्रमोट करने का और सिस्टम को मेंटेन करने का। थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन्ट द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़। सोवियत ब्लॉक के ख़त्म होने का मतलब क्या था कि कई नई पावर अस्तित्व में आएंगी एंड ऑल दीज कंट्रीज़ हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस। इन सभी कंट्रीज़ के अपनी अपनी कांक्षाएँ होंगी, इच्छाएँ होंगी, चॉइसेस होगी, पसंद नापसंद होगी। सम ऑफ दैम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स wanted to join यूरोपियन यूनियन एंड बिकेम पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी ये ज्वाइन करना चाहती थी यूरोपियन यूनियन को, और साथ में फिर किसके पार्ट बन गई, ये नाटो की मेंबर बन गई। एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो एडवांटेज लेना चाहती है अपनी ज्योग्राफी का, लोकेशन का। एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया, वो रशिया से जुड़े रही। एंड ऑल्सो टू इस्टेब्लिश टाइज विद वेस्ट, और पश्चिम से भी जुड़े रहे, यूएस से भी जुड़े रहे और चाइना से भी जुड़े रहे एंड अदर्स। इस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम सा मैनी न्यू प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने क्या देखा, कई नए नए खिलाड़ी सामने आए, में कई देश सामने आए। ईच विद इट्स ऑन आइडेंटिटी, हर किसी अपनी पहचान थी, अलग इंटरेस्ट थे सभी के। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़, इट इज़ टू दीज इश्यूज़ दैट वी नाउ टर्न, यही वो इश्यूज़ थे जो अब आगे बदल गए हैं। नाउ कम टू सेकेंड टॉपिक, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन। The collapse of communist was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम कोलैप्स डाउन हुआ, गिर गया, तो उसके बाद क्या था, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट किया गया उन जगहों पे जहाँ पे पहले कम्युनिस्ट की सरकार थी। तो इट वाज वेरी पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ये बदलाव की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, ये कहाँ इम्प्लीमेंट हुई थी, रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप के अंदर। एंड दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इसको प्रभावित करने वाले कौन थे, वर्ल्ड बैंक था और IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी, इसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया था। मीन्स कम्युनिज्म को हटाकर वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करना, कैपिटलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोला गया था, शॉक थेरेपी बोला गया था। मीन्स पहले दर्द देना फिर मरहम लगाना। Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former second world countries, but its direction and features were quite similar। एक जो स्पीड थी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट थी, जहाँ पे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन जो फीचर्स थे, रिजल्ट थे, वो सबके लिए सेम ही थे इसके। Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy। ईच ऑफ दीज कंट्रीज़ वॉज, इनके लिए आवश्यकता है क्या सभी देशों के लिए कि कम्प्लीटली चेंज कर ले अपने आप को कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में, विच मीन रूटिंग आउट कम्प्लीटली बाय एनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। मीन्स कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था जो किससे मैच करती हो सोवियत यूनियन से, उसको कम्प्लीटली उखाड़ फेंकना, टोटली चेंज। अबव ऑल इट मीन दैट, इसका मीन ये भी था, प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मीन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। बाद में क्या हुआ, मतलब प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। एंड कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस, जो कलेक्टिव फार्म्स थे पहले उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। मीन्स अब क्या, अब वो जो अब एग्रीकल्चर में कुछ चेंज किया गया। अब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फसलें लगाई गई, उन पे खेती की गई जिसकी प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाने लगा, एग्रीकल्चर को चेंज कर दिया गया। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। यहाँ तक कि कैपिटलिज्म जो हमारा एग्रीकल्चर
फील्ड है उसके अंदर भी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर दिया गया, पूंजीवाद को। क्या दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट और थर्ड वे, इन्होंने किसी थर्ड वे को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। मीन्स पहले क्या था कम्युनिज्म में एवरीथिंग वॉज अंडर द गवर्नमेंट, बट नाउ नथिंग वॉज अंडर द गवर्नमेंट, एवरीबडी हैज़ राइट टू सेल और परचेज प्रॉपर्टी, एवरीबडी हैज़ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ए ड्रास्टिक चेंज, काफ़ी बदलाव लेकर आई इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमीज, इनकी अर्थव्यवस्था के अंदर। डेवलपमेंट वॉज नाउ इवेजाइड थ्रू मोर ट्रेड, जो डेवलपमेंट का मेन मुद्दा था किसके द्वारा, व्यापार के द्वारा। एंड दस ए सडन मीन्स रैंडमली एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर इसेंशियल। अब क्या माना गया, FT मतलब फ्री ट्रेड, इसको इम्पोर्टेंट कर दिया गया, रिक्वायर कर दिया गया एंड ज़रूरी कर दिया गया। द फ्री ट्रेड रिजाइन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट FDI फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन इंजन ऑफ चेंज, ये मेन प्रोसेस थी बदलाव की। FDI लागू कर दी गई कि कोई भी देश कहीं पर भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस, इससे क्या होगी मतलब पारदर्शिता आ गई टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, और करेंसी को कन्वर्ट करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी गई कि कोई भी देश कहीं पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसकी जो करेंसी है वो भी कन्वर्ट कर दी जाएगी। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व टू ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अब इसने क्या कर दिया, जो सोवियत ब्लॉक के जो कंट्रीज़ थी पहले जो आपस में ट्रेड के लिए जुड़ी हुई थी, उस सिस्टम को टोटली ब्लॉक कर दिया, तोड़ दिया। एंड ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वॉज नाउ लिंक्ड, अब सभी स्टेटों को जोड़ दिया गया डायरेक्टली टू द वेस्ट, पश्चिम के साथ, एंड नॉट टू ईच अदर इन ए रीजन, क्षेत्र में नहीं। दीज स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली अब्जॉर्व इन टू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब इनको जो पश्चिम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन पर इम्पोज कर दिया गया, लागू कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर, अब जो वेस्टर्न की जो स्टेट थी वो लीडर बन गई। इस प्रकार से दस गाइडेड एंड कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ जहाँ रिजाइम थी पहले, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट की, वहाँ पे क्या कर दिया गया, मतलब शॉक थेरेपी को लागू कर दिया गया, कैपिटलिज्म को प्रमोट किया गया। और किसके द्वारा हुआ, एजेंसीज़ के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हुआ था। तो these were your two different topics, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything very carefully. So till then, thanks and have a nice day.